हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की जो बची हुई सीरीज थी, वैसे तो मैं लगभग सारे आपको करा ही चुका हूं। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं, आपने देखा है मैंने ड्राइंग का सिलेबस पूरा करा दिया, मैंने आपको ड्राइंग्स बना के भी दिखा दी, तो काफ़ी हद तक सिलेबस तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। फिर भी फाइनली एक फिनिशिंग टच देने के लिए और अधिक से अधिक आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके, तो मैं वन लाइनर क्वेश्चन की कुछ एक सीरीज़ और लाया हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उसको एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही उसको दिमाग में बिठा लें, और एग्जाम्स में आपके पास आए आप सीधे आंसर लगाएं और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर्स लाएं। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप फास्ट फॉरवर्ड में उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए। आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस कहीं से नहीं आने वाले हैं। मैंने देखा जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आई डोंट थिंक किसी ने इतने क्वेश्चंस ड्राइंग में आपको कराए हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर चाहते हैं, प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो करूँगा, आप लोग भी थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, ताकि आप कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस कवर कर सकें और आप एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, द स्वे ब्रेसिंग इज डिजाइन टू ट्रांसफर। कंपन प्रतिरोध कॉलम में लगाया जाता है। देखिए कंपन प्रतिरोध क्या होता है, कोई भी कॉलम हो चाहे कोई भी स्टील का स्ट्रक्चर हो, उसमें हल्की सी वाइब्रेशन होती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन को रोकने के लिए जो ब्रेसिंग लगाई जाती है, जो बांधा जाता है, उसको स्वे ब्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, स्वे ब्रेसिंग इसका आंसर होगा 50% ऑफ द टॉप पैनल विंड लोड टू बॉटम ब्रेसिंग। ठीक है, बॉटम ब्रेसिंग का 50% स्वे ब्रेसिंग हम टॉप पैनल पे जरूर लगाते हैं। अगर कॉलम है कोई तो जितना नीचे होगा उसका 50% हम टॉप पैनल पे उसके जरूर लगाएंगे स्वे को रोकने के लिए। ठीक है, अगला, बेंडिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस रिस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन। नमन संपीड़न प्रतिबल और तनन प्रतिबल की गणना क्रमशः के आधार पर की जाती है। क्यों? जब आप संपीड़न प्रतिबल निकालते हैं तो आप ग्रॉस एरिया या कोई क्रॉस सेक्शन होता है उसका टोटल एरिया पे निकालते हैं। ठीक है, और वो तनन प्रतिबल निकालते हैं तो आप नेट एरिया, मतलब आपने अगर उसके बीच में रिवेट या बोल्ट के होल्स काट दिए हैं तो हम उन होल्स को घटा के फिर हम तनन प्रतिबल निकालते हैं। ठीक है, तनन खिंचाव बल होता है जिसके कारण अगर सेक्शनल एरिया कम है तो वो फेलियर पे असर करेगा, जबकि ग्रॉस सेक्शनल एरिया टोटल एरिया से या कंप्रेसिव फोर्सेस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक स्तंभ के लिए प्रयोग की गई नींव कहलाती है। अब अगर आप 2 या 3 कॉलम या 4 कॉलम को एक लाइन से बना रहे हैं और सबको एक कॉमन फाउंडेशन दे रहे हैं तो वो कहलाती है संयुक्त नींव या कंबाइंड फाउंडेशन। ये 2 प्रकार की होती है, रेक्टेंगुलर फाउंडेशन और समलंबाकार फाउंडेशन। ठीक है, अगला, जब नींव क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 50% से अधिक घेरता है तो कौन सी नींव बनाई जाती है। देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब होता है टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया आपका जो भी होगा, लैंड एरिया जिस पर आप फाउंडेशन बना रहे होंगे, ठीक है, उस टोटल एरिया का 50%, ठीक 50% जब आपको फाउंडेशन से घेरना पड़ेगा या उससे अधिक, तब आप राफ्ट फाउंडेशन का या राफ्ट नींव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला, ग्रिलेज फुटिंग में अधिकतम कर्तन बल कहाँ उपजता है। याद रखिएगा, ग्रिलेज फुटिंग में अधिकतम कर्तन बल जो बेस प्लेट होती है जिसके ऊपर कॉलम टिका होता है उसके सेंटर पे उपजता है। ठीक है, अगला, ग्रिलेज फाउंडेशन में अधिकतम बंकन आघूर्ण कहाँ उपजता है, प्लेट्स के कॉर्नर पे। ठीक है, प्लेट के कॉर्नर पे अधिकतम बंकन आघूर्ण, सेंटर में अधिकतम कर्तन प्रतिबल। अगला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन आर। ग्रिलेज फाउंडेशन याद रखिएगा 2 टाइप की होती है, स्टील ग्रिलेज और टिम्बर ग्रिलेज। टिम्बर पहले यूज़ होता था लकड़ी का, अब नहीं यूज़ होता, बस स्टील का ग्रिलेज ही यूज़ होता है। ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होती है, जहाँ पर जिस मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी या धारण क्षमता बहुत कम होती है वहाँ पर हम स्टील के ऐसे बीम्स को डाल देते हैं नीचे, ऐसा सेक्शन, पहले एक लेयर हॉरिजॉन्टल, एक लेयर इस डायरेक्शन में, फिर एक लेयर दूसरी डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री पे, एक इस डायरेक्शन में दूसरी इस डायरेक्शन में, ऐसा 90 डिग्री पे डाल के हम सॉइल का जो बेयरिंग कैपेसिटी जहाँ पर कम होती है वहाँ पे पर यूनिट एरिया बढ़ा देते हैं बीम के जो फुटिंग होती है उसका, ताकि अधिक से अधिक ज़्यादा एरिया पे लोड ट्रांसफर हो। ठीक है, वो होती है ग्रिलेज फाउंडेशन। तो स्टील और टिम्बर। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चलिए आगे क्वेश्चन भी है उसको आप वहाँ देख लेंगे, अभी से क्या बताऊँ मैं उसको। देखिए, बैटन व्यवस्था में स्तंभ की प्रभावी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, बैटन व्यवस्था क्या होती है, कॉलम को जब आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बार से, बैटन से, स्टील से, लकड़ी से जोड़ देते हैं, वो बैटन व्यवस्था होती है। ठीक है, अगर आप बैटन के द्वारा एक कॉलम बना रहे हैं, उस बैटन से बांध रहे हैं उसको, ठीक है, मान लीजिए 4 अलग अलग आपने सेक्शन लिया और इनको आपस में बैटन व्यवस्था से बांध दिया, तो कॉलम की लंबाई कितनी बढ़ाई जा सकती है, इफेक्टिव लेंथ 10%, टोटल लेंथ का 10% बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, कॉलम स्प्लाइस प्रयोग होती है। देखिए स्प्लाइस क्या होता है, स्प्लाइस कॉलम की लेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। स्प्लाइस कुछ नहीं, स्प्लाइस प्लेट्स होती हैं जो कॉलम के वेब और फ्लैंज पे लगाई जाती हैं ताकि कॉलम की लेंथ को बढ़ाया जा सके। एक कॉलम को जब दूसरे कॉलम से जोड़ना होता है तो वहाँ पर आप प्लेट्स लगा के उनको आपस में जोड़ देते हैं, उसी को कहते हैं कॉलम स्प्लाइस। ठीक, अगला क्वेश्चन, तनन खंड का अभिकल्पन कोड होता है। तनन खंड का अभिकल्पन कोड याद रखिएगा IS 800 1984। अगला क्वेश्चन, स्तंभ पर आने वाले भार की तीव्रता बढ़ने के अनुसार कौन कौन से स्तंभ आधार प्रयोग किए जाते हैं। अब यही क्वेश्चन मैं पीछे आपसे बोल रहा था, जब जैसे जैसे लोडिंग इंक्रीज होती जाती है, ठीक है,
हम ये डिसाइड कैसे करते हैं हम कौन सा कॉलम बेस प्रयोग करेंगे। तो सबसे लो लोडिंग के लिए स्लैब बेस यूज़ करते हैं, फिर गजेट बेस यूज़ करते हैं, फिर ग्रिलेज बेस यूज़ करते हैं। ठीक है, स्लैब बेस में आप सिंपल जो आपका आई सेक्शन है उसको बेस प्लेट के ऊपर रख के यहाँ पर आप प्लेटों से जोड़ देते हैं। गजेट प्लेट के अंदर आप कवर प्लेट लगा के फिर गजेट प्लेट लगाते हैं। और गजेट प्लेट की खास बात क्या होती है, गजेट प्लेट कॉलम के एंड से एंड तक जाता है। ठीक है, मतलब ये आपका अगर कॉलम है तो और ये आपकी बेस प्लेट है तो गजेट प्लेट आपकी पूरी चौड़ाई में लगेगी। ठीक है, जबकि जो कॉलम स्लैब बेस होगा, स्लैब बेस में इतने पर ही वो प्लेट खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब आई सेक्शन की चौड़ाई तक ही रहेगी। और ग्रिलेज बेस मैंने पीछे भी बताया था, स्टील के जॉइस्ट का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अगला हमें चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है दो कॉलम जोड़ पर यदि ऊपरी कॉलम की गहराई निचले से कम हो तो लगाकर जोड़ा जाता है। ठीक है, अब कॉलम की गहराई से यहाँ क्या मतलब है, जो आपका आई सेक्शन होता है ना उसकी गहराई क्या होती है, इस फ्लैंज से इस फ्लैंज के बीच की दूरी को डेप्थ ऑफ सेक्शन कहते हैं या गहराई कहते हैं। ठीक है, अब आप जब दो आई सेक्शंस को आपस में जोड़ते हो, मैं इसका साइड व्यू बना दे रहा हूँ तभी आपको समझ में आएगा। साइड व्यू में आपको क्या है, फ्लैंज के दोनों एंड ही तो दिखेंगे, वेब तो यहाँ बीच में होगा। ठीक है, अब आपने एक कॉलम जोड़ा और दूसरा कॉलम जोड़ा, अब एक कॉलम की चौड़ाई दूसरे से अधिक है तो जोड़ते समय क्या करोगे, अब ये गैप बचेगा ना यहाँ पे, ये चौड़ाई जो बच रही है यहाँ पे, तो इनको भरने के लिए फिलर प्लेट या पैकिंग प्लेट लगा देते हैं। उसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि दो कॉलम जोड़ पर यदि कॉलम की गहराई निचले से कम है तो लगाकर जोड़ा जाता है। तो किन से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है पैकिंग प्लेट या फिलर प्लेट से। इनका नाम याद रखिएगा, पैकिंग प्लेट या फिलर प्लेट। इनसे जब गहराई अलग अलग होती है दो सेक्शंस की तो उनको भरा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, जालक छड़ों लेसिंग सिस्टम का कोड रखा है। लेसिंग सिस्टम और बैटन सिस्टम का पूरा डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, सो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना। उसका एंगल रखा जाता है 40 डिग्री, 70 डिग्री या सामान्यतः 45। अगर आपसे जनरल बात पूछे या कुछ एंगल वेरिएशन, अगर आपको रेंज ना दे, सिर्फ 45, 60, 30 दे दे तो 45 लगा देना। अगर 40 से 70 की रेंज दे दे तो आप रेंज लगा देना। ठीक है, अब बीम इज सब्जेक्टेड टू, अब बीम सब्जेक्टेड, बीम मतलब इसका मतलब है कि बीम के ऊपर किस प्रकार का लोड पड़ता है, बीम किस प्रकार के लोड को धारण करती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स लोड या अनुप्रस्थ लोड। जो लेंथ के परपेंडिकुलर लगता है वो अनुप्रस्थ लोड होता है और लेंथ के पैरेलल जो लगता है वो एक्सियल लोड होता है, यानी अक्षीय भार। ठीक है, तो बीम अंडर होती है अनुप्रस्थ लोड या ट्रांसवर्स लोडिंग के। ठीक है, ड्राइंग में आपके क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आएंगे क्योंकि ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव बनाना मुश्किल काम है और ड्राइंग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है नहीं। पहली बात तो ये ड्राइंग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर इसके ऑब्जेक्टिव कितने ही डीप जाके बन जाएंगे, इससे ज़्यादा डीप नहीं बन सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेलने इस्पातीय आई खंड का प्रयोग अधिकतर बीम में किया जाता है। क्यों आई सेक्शन का प्रयोग बीम में क्यों किया जाता है, क्योंकि आई सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मैक्सिमम होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम होता है। ठीक है, मैं रेडियस ऑफ जायरेशन और ये सब चीज़ें पीछे बता चुका हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि क्यों मैक्सिमम होने से क्या फ़ायदा है, नुकसान क्या है, तो वो सब चीज़ें आप वहाँ से एक बार रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, बेलित इस्पातीय धरन में कर्तन बल वहन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो आई सेक्शन होता है, आई सेक्शन में कर्तन बल वहन किया जाता है वेब के द्वारा। ठीक है, और जो मूवमेंट वहन किया जाता है वो फ्लैंज के द्वारा। अगला, पास रखे हुए धरन में जो भवन और फर्श छतों को सहारा देते हैं। देखिए, वही जो ग्रिलेज फाउंडेशन है ना, ग्रिलेज फाउंडेशन में जो हम आई सेक्शन को पास रखते हैं वो सब मिला के जॉइस्ट कहलाते हैं। जब हम पास रखते हैं तो वो एक सरफेस सी बन जाती है, उसको हम कहते हैं जॉइस्ट, कड़ी। ठीक है, अगला, इस्पात के लिए अधिकतम अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल होता है। याद रखिएगा, इस्पात के लिए चाहे किसी भी ग्रेड का हो, मैक्सिमम जो अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल है वो 185 न्यूटन, 185 मेगा पास्कल। ठीक है, यानी कि जो उसका परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है वो है 185 मेगा पास्कल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, स्तंभ में प्रयुक्त बोल्ट का अधिकतम अनुज्ञेय, अब जो बोल्ट यूज कर रहे हैं चाहे वो रैक बोल्ट हो चाहे नॉर्मल बोल्ट हो, अधिकतम जो अनुज्ञेय प्रतिबल है, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस वो है 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखिएगा, ये टू द पॉइंट ही आएगी और अगर याद है तो आप सीधे लगा दोगे, अदरवाइज इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगला, गसेट प्लेट के साथ जोड़े जाने वाले एंगल खंड का न्यूनतम माप। अब आप गसेट प्लेट जानते हो, जो दो मेंबर्स को आपस में जोड़ने के लिए प्लेट जो प्रयोग की जाती है वो गसेट प्लेट कहलाती है। गसेट प्लेट को रिवेट या वेल्डिंग कुछ भी किया जा सकता है, पर जो उसमें आई से एंगल सेक्शन जोड़ा जा रहा है, ठीक है, एंगल सेक्शन, वो एंगल सेक्शन का जो मिनिमम माप होगा, ठीक है, उससे कम का आप नहीं जोड़ोगे, वो है 150 × 115 × 12 mm। ठीक है, अगला, प्लेट गर्डर में क्षैतिज दृढ़कारी होता है। मैं प्लेट गर्डर चैप्टर को डिटेल में बताया था कि क्षैतिज दृढ़कारी क्या होता है। जो आपका प्लेट गर्डर होता है वो एक्चुअल में होता है आई सेक्शन नहीं, पर बिल्ट अप आई सेक्शन होता है। उसमें जो टॉप का मेंबर होता है वो कोई और फ्लैट होता है, नीचे का दूसरा होता है, फिर इनको आपस में एक वेब से जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या है, स्टिफनर लगाए जाते हैं। स्टिफनर क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरीके के होते हैं। जो ये बीच का वेब का सेक्शन आप देख रहे हो ना, इस वेब के सेक्शन को मैं इसको थोड़ा सही से बना दूं, क्योंकि प्लेट गर्डर मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों ने शायद पढ़ा भी नहीं होगा अब तक, लास्ट चैप्टर है बिल्कुल।
जो इसका टॉप फ्लैंज होता है और जो बॉटम फ्लैंज होता है, आपने रेलवे के ब्रिज देखे होंगे, तो रेलवे में जो स्टील का सेक्शन होता है ब्रिज का, उसको याद रखिएगा, जो नदियों के ऊपर से बनता है वो स्टील का सेक्शन, वो गर्डर, प्लेट गर्डर होता है, ठीक है। अब उसमें अलग अलग प्लेट्स को जोड़ के हम एक आई सेक्शन, नॉर्मल आई सेक्शन जो होता है वो इस तरीके का दिखता है, इसमें भी हम आई सेक्शन ही तैयार करते हैं पर अलग अलग सेक्शंस को जोड़ के आपस में, ठीक है। यहाँ पर जॉइंट लगाया, यहाँ पे जॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया और आई सेक्शन जोड़ लिया। अब इसमें जो बीच का हिस्सा है ये वेब है आपका, ऊपर के दोनों हिस्से फ्लैंज हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वेब होता है उसमें दृढ़कारी या स्टिफनर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सेक्शन होता है, छोटा सेक्शन नहीं होता है, तो इसमें बकलिंग के चांसेस रहते हैं। तो बकलिंग रोकने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टिफनर्स लगाए जाते हैं। वर्टिकल ताकि ये वेब ऐसे ना मुड़ जाए, और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स इनको आपस में सहारा देने के लिए। लास्ट में बियरिंग स्टिफनर्स लगा देते हैं दोनों किनारों पे, ठीक है। तो प्लेट गर्डर में क्षैतिज दृढ़कारी या हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स लगाए जाते हैं यदि वेब की मोटाई d/200 से कम। डी क्या होती है? इसकी डेप्थ होती है प्लेट गर्डर की, ऊपर से लेकर नीचे तक जो टोटल डेप्थ होती है उसको 200 से कम करेंगे। जब वो 200 से कम होगा तो हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स लगाएंगे अगर वेब की मोटाई इससे कम है, ठीक है। वेब की थिकनेस ये यहाँ पर आप देख रहे हो, इमेजेस को डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये देख लो, ये वाला जो सेक्शन है ये वेब की थिकनेस है, ठीक है। जब ये 200 से d/200 करेंगे, जब डेप्थ को आप 200 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो इससे जो अगर कम वैल्यू आएगी तो आप हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, प्लेट गर्डर के बीच में वेब के मुड़ाव को रोकने के लिए, मैंने पीछे बताया था वेब में जो बकलिंग होती है उसको रोकने के लिए ऊर्ध्वाधर दृढ़कारी या वर्टिकल स्टिफनर, जब, और इसकी एक कंडीशन और है, जब वेब प्लेट की शुद्ध गहराई व मोटाई का अनुपात 85 से अधिक हो, ठीक है। शुद्ध गहराई, ठीक है, यानी कि क्लियर डेप्थ, जो उसकी क्लियर डेप्थ है, जब क्लियर डेप्थ और थिकनेस उसका रेशियो जब 85 से अधिक हो तब भी हम वर्टिकल स्टिफनर्स का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको प्लेट गर्डर को अगर बकलिंग को रोकना है तो भी आप वर्टिकल स्टिफनर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऊर्ध्व दृढ़कारी की दूरी रखी जाती है, यानी वर्टिकल स्टिफनर्स के दो वर्टिकल स्टिफनर्स के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है? इसकी रेंज होती है 0.33 डी से 1.5 डी, ठीक है। ये डी यहाँ पर वही क्लियर डेप्थ है, और इसी ध्यान रखिएगा 0.33। इसमें क्वेश्चन और बनता है कि जो मिनिमम डेप्थ है, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस है दो स्टिफनर के बीच, वो कितनी रखी जाती है, ठीक है, ये बीच की दूरी। तो मिनिमम 0.33 डी होती है, मैक्सिमम 1.5 डी होती है। इसकी रेंज के बीच ही वेरी करती है, मिनिमम मैक्सिमम पूछ ले तो आप लगा देना। प्लेट गर्डर का अधिकतम पार्ट होता है कितना? अधिकतम पार्ट प्लेट गर्डर के लिए बनाया जाता है 100 मीटर का। 100 मीटर के पार्ट के लिए हम प्लेट गर्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, प्लेट गर्डर न्यूनतम कितने पार्ट के लिए प्रयोग करना मितव्ययी पड़ता है? देखिए 12 मीटर से अधिक का पार्ट अगर होगा तो आपको प्लेट गर्डर यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल जो गर्डर हम यूज़ कर रहे हैं उनसे काम नहीं बनेगा, ठीक है, उनमें सैगिंग हो जाएगी। तो याद रखिएगा जो मिनिमम वैल्यू है वो 12 मीटर है, मैक्सिमम वैल्यू 100 मीटर तक हम प्लेट गर्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला, ऊर्ध्व तथा क्षैतिज दोनों प्रकार के दृढ़कारी साथ में कब प्रयोग होते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स होते हैं और जो वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं, अब ज़रूरी नहीं है आप सारे प्लेट गर्डर में सारे स्टिफनर लगा दो, वो एज़ पर लोडिंग हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों का प्रयोग कब होता है? जब, याद रखिएगा, जब वेब की शुद्ध गहराई और मोटाई, वेब की गहराई और मोटाई मैंने पीछे भी बताया था, जो डेप्थ होती है टोटल, उस डेप्थ में टोटल डेप्थ और मोटाई का रेशियो जब 200 से अधिक हो, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जब वेब की शुद्ध गहराई व मोटाई का अनुपात 200 से अधिक हो तब आप हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी लगाओगे और वर्टिकल स्टिफनर भी लगाओगे। ये वैल्यू याद रखिएगा, 200 से अधिक हो तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमें दिया है, प्लेट गर्डर की प्रभावी गहराई कहलाती है। प्लेट गर्डर की प्रभावी गहराई क्या होती है? इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है? तनन फ्लैंज के गुरुत्व केंद्र से संपीड़न फ्लैंज के गुरुत्व केंद्र, इंग्लिश वाले छात्र समझ लें। प्रभावी गहराई होती है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, और गुरुत्व केंद्र होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG, ठीक है। तो जो टेंसाइल जोन है, टेंशन जोन यानी कि ऊपर वाला जोन है, उसके CG से लेके जो कंप्रेशन जोन है उसके CG तक की दूरी आपको कहलाएगी इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लेट गर्डर को उथला कहते हैं। उथला मतलब होता है शैलो, ठीक है, उथला मतलब शैलो। शैलो कब कहते हैं? जब उसकी गहराई 75 mm से कम होगी तब हम प्लेट गर्डर को शैलो कहेंगे। अगला, स्प्लाइस कितने प्रकार की होती है? दो टाइप की, वेब स्प्लाइस और फ्लैंज स्प्लाइस। स्प्लाइस पीछे मैंने बताया था क्यों यूज़ होती है, कॉलम को जोड़ने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए। और वेब और फ्लैंज का मतलब क्या है? जो वेब में जुड़े वो वेब स्प्लाइस, जो फ्लैंज में जुड़े वो फ्लैंज स्प्लाइस, ठीक। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, वेब प्लेट गर्डर में बंकन आघूर्ण प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। प्लेट गर्डर में जो बेंडिंग मूवमेंट होता है उसका रेजिस्टेंस कौन देता है? फ्लैंज द्वारा, ठीक है। फ्लैंज ये टॉप का सेक्शन होता है, वेब बीच का सेक्शन होता है, फ्लैंज नीचे वाला भी होता है, ठीक है। तो बंकन आघूर्ण का प्रतिरोध कौन देता है? फ्लैंज। अगला, प्लेट गर्डर की
कुल गहराई ली जाती है प्लेट गर्डर की। अगर आपको डेप्थ निकालनी हो डिज़ाइन के लिए तो आप डेप्थ कैसे निकालोगे, एक थंब रूल है L/10 से L/15, ठीक है। जो टोटल स्पैन है उसका L/10 से L/15 हम निकाल लेंगे तो हमारी डेप्थ निकल आएगी, प्लेट गर्डर की कुल गहराई निकल आएगी, ठीक है। कॉलम बीम संयोजन के लिए किस जोड़ पर कर्तन बल आता है, ठीक है। ये किस होगा, यहाँ पर लिखेंगे किस जोड़ पर कर्तन प्रतिबल आता है। कॉलम बीम संयोजन क्या होता है, जब कॉलम बीम कनेक्शन होता है, मैंने इसके बारे में भी डिटेल में पीछे पढ़ाया था कि जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, आप उसको देख ज़रूर लेना, आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। किस जोड़ पर कर्तन बल आता है, जो आपका फ्रेम्ड कनेक्शन होता है ना, जैसे आपका ये कॉलम है, ठीक है। अब इस कॉलम पर एक बीम आके जुड़ी है, ठीक। अब इस बीम को मैंने यहाँ पर फ्रेम्ड कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो जो इसमें बोल्ट लगेंगे ना अंदर, उन पे कर्तन बल आएगा, वो उनको जो कॉलम का सेक्शन है और जो बीम का सेक्शन है वो यहाँ पर कटने की टेंडेंसी रखेगा बीच में, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेम्ड कनेक्शन के अंदर कर्तन बल आता है, पूरी तरह से कर्तन से ही फेल होता है वो, ठीक है। अगला, किस जोड़ पर घुमाव आघूर्ण और कर्तन दोनों आते हैं, सीटेड कनेक्शन। सीटेड क्या होता है, आपका मान लीजिए ये कॉलम का एक फ्लैंज का एंड है, यहाँ पर आपने एक बीम ला के रख दी, ठीक है। अब आपने इसके नीचे एक एंगल सेक्शन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉइंट है उस पर कर्तन बल भी आएगा और साथ साथ ये जो बीम का लोड होगा उसके कारण ये टर्निंग मूवमेंट भी दिखाएगा, ये नीचे की तरफ को घूमने की टेंडेंसी भी रखेगा, यहाँ से टर्न होने की, ठीक है। तो टर्निंग मूवमेंट भी रहेगा और कर्तन भी रहेगा। तो सीटेड कनेक्शन दोनों में फेल होता है, कर्तन में भी और टर्निंग से भी, ठीक। अगला क्वेश्चन हमें दिया, दृढ़कारी कुर्सी संयोजन स्टीफन सीटेड कनेक्शन कब प्रयोग होता है। स्टीफन सीटेड कनेक्शन कब प्रयोग होता है, जब धरन के किसी सिरे पर प्रतिक्रिया बल का मान बहुत अधिक होता है। देखिए इसकी भी एक पूरी क्या कहेंगे उसको, क्रोनोलॉजी है। कैसे, स्टार्टिंग में शुरू होता है फ्रेम्ड कनेक्शन, ठीक है। सबसे कम लोडिंग के लिए हम फ्रेम्ड कनेक्शन यूज़ करते हैं, फिर थोड़ा लोडिंग जब हमारी बढ़ जाती है तो हम यूज़ करते हैं सीटेड कनेक्शन, ठीक है। सीटेड में यूज़ करते हैं अनस्टिफेंड सीटेड, ठीक है, अनस्टिफेंड सीटेड, ठीक। और जब लोडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम यूज़ करते हैं स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन, ठीक है। स्टिफेंड में क्या होता है, सिर्फ स्टिफेंड में हम जो स्टिफनर होता है, स्टिफनर के नीचे हम एक सपोर्ट और लगा देते हैं तो वो स्टिफेंड सीटेड हो जाता है, ठीक है। मैं पीछे फिगर्स में इसको दिखा चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया, धरन से धरन जोड़ किस प्रकार का होता है। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेंबर दो तरीके के होते हैं। प्राइमरी मेंबर क्या होता है, जो सीधे लोड को फाउंडेशन पर ट्रांसफर कर रहा है वो प्राइमरी मेंबर, और जो उस मेंबर पर लोड ट्रांसफर कर रहा है वो सेकेंडरी मेंबर, ठीक है। अब धरन से धरन मतलब क्या है, एक बीम से दूसरी बीम। तो जो पहली बीम है वो बीम सीधे तो ज़मीन पर लोड ट्रांसफ़र नहीं करेगी, किसी कॉलम से ही जाके जुड़ेगी, और दूसरी बीम जो उस पर लोड ट्रांसफ़र कर रही है वो भी किसी जगह से लोड को लेकर अपने से आगे ट्रांसफ़र कर रही होगी। तो ये सारे मेंबर्स प्राइमरी टू सेकेंडरी होते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, प्राइमरी टू सेकेंडरी नहीं होगा, यहाँ पर सेकेंडरी टू सेकेंडरी होगा, ठीक है। प्राइमरी टू सेकेंडरी तब होगा जब आपका जो कॉलम है, जब कॉलम से बीम जुड़ी होगी। यहाँ पर धरन से धरन लिखा है, थोड़ा सा समझिएगा बात को, धरन से धरन लिखा है, ठीक है, मतलब एक बीम से दूसरी बीम, ठीक। तो एक बीम सेकेंडरी है और दूसरी बीम भी सेकेंडरी है, पर वहीं धरन जब कॉलम से जाके जुड़ जाएगी तब वो हो जाएगा प्राइमरी टू सेकेंडरी, धरन से धरन, सेकेंडरी टू सेकेंडरी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, जितना मुझे लगा क्वेश्चन आज के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, मैंने कम टाइम में ये वीडियो खत्म करने की कोशिश करी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं अगले 2-3 घंटे मैं आपकी कमेंट्स का लगातार जवाब दूंगा। सो आपको जो प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ ये वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि जो भी उन्हें बेनिफिट हो सके एग्जाम्स में, हमें उससे खुशी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।